हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो नए साल की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी को बहुत बहुत सारी विशेष, आपकी सारी विशेष पूरी हों, आपकी हेल्थ अच्छी रहे और हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो हम कर रहे हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स चैप्टर कवर। अकॉर्डिंग टू बुक देखें तो यूनिट 5 है। और जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने क्लास 6 से बुक्स कवर कराई हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो हमने इंट्रो कर लिया है, उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ बोन्स कवर करी हैं लास्ट वीडियो में। आज हम कवर करेंगे धड़, यानी कि जो हमारा चेस्ट है, यहाँ से यहाँ तक, तो हम ये कवर करेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या है कि गर्दन से जांघ का भाग धड़ कहलाता है। अगर हम स्केलेटल सिस्टम के हिसाब से देखें तो ये वाला ना, ये हिस्सा हमारा क्या है, धड़ में आता है। तो दोनों ओर हाँ धड़ कहलाता है। इसमें पसलियां, मेरुदंड और स्कन मेखला सम्मिलित हैं। तो ये मैं आपको बाइलिंगुअल बताती चलूंगी और यहाँ पर डायग्राम इसका लगा दूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए। वक्ष, इसकी रचना एक संदूक की भांति होती है जो हमारा चेस्ट है। इसकी अस्थियां एक प्रकार एक दूसरे से प्रतिबंधित है कि अंदर की ओर खोखला भाग बनाती हैं, जिसमें हृदय और फेफड़े जैसे कोमल अंग जो है वो सुरक्षित रहते हैं। तभी तो जी सेफ रहता है, क्योर रहता है, कि मतलब ऐसे इस तरह से वो चारों तरफ से ढका हुआ रहता है। ठीक है। इसमें पीछे की ओर रीढ़ की अस्थि कमर की पूरी लंबाई की ओर होती है। ये देखिए इस तरह से ये वक्ष की अस्थियां तथा पसलियां। सामने की ओर छाती की अस्थि होती है। ठीक है। इसके दोनों ओर 12 पशुकाएं जुड़ी रहती हैं। 12 क्या है, ये पसलियां दाहिनी और बाईं ओर स्थित होती हैं। ये सभी पशुकाएं पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, इसी से ये कनेक्ट रहती हैं। ठीक है। और बीच में कार्टिलेज के रूप में होती हैं, जो बीच में जो ये जुड़ी होती है ना, तो ये कार्टिलेज के रूप में रहती हैं। सामने की 7 पसलियों की अस्थियां उरेस्थी में जुड़ी होती है। शेष तीन दोनों ओर अस्थियां आपस में जुड़ी कर एक होती हैं और 7वीं पसली में मिल जाती है। शेष 2 पशुकाएं किसी से नहीं जुड़ती तथा स्वतंत्र रहती हैं। इसी से इन्हें हिलने वाली या लटकने वाली पशुकाएं भी कहते हैं। तो ये पूछा जाए कि हिलने वाली, ठीक है, या लटकने वाली कौन सी है, वो यही है। ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो गया। क्वेश्चन तो हमारा ये भी हुआ है और ये भी। ठीक है। इस प्रकार इसमें 24 पशुकाएं और एक उरस्थी होती है। ठीक है। कुल मिलाकर के हमें कितनी मिली, 25। छाती की हड्डी यानी कि उरस्थी, जो कि अभी यहाँ बात हुई थी। ठीक है। ये पसलियों के पिंजरे के सामने वाले भाग की होती है। इसके ऊपर का भाग चौड़ा, मजबूत तथा चपटा होता है। ये लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर, कितनी, 16 से 17 सेंटीमीटर जो है वो लंबा होता है। इसका ऊपरी भाग 15 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। नीचे की ओर धीरे धीरे संकरा होता जाता है और इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है। इसके भी 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। ऊपरी फैला हुआ भाग, इसके दोनों ओर हसली की अस्थि मिलती है। इसको हस्तक कहते हैं। ठीक है। हस्तक किसे कहते हैं, कि इसके दोनों ओर हसली अस्थियां मिलती हैं, वही हस्तक है। मध्य की बात करें, यानी कि जो मिडिल में है, वो बीच का भाग लंबा तथा पतला होता है। कैसा होता है, लंबा और पतला होता है। ये बराबर बराबर 7 भागों में बटा होता है, बटा हुआ दिखाई देता है। छाती की हड्डी बीच के भाग के दोनों ओर 7 गड्ढे होते हैं। ठीक, जिनमें से ये पसलियां आकर जुड़ती हैं, जो कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट है नीचे का भाग। ये छाती की हड्डी के सबसे नीचे वाला भाग है। ये छोटा सा नीचे की ओर नुकीला होता है। ये कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का ही बना, वो सब ये जितना है कार्टिलेज का है। छाती की हड्डी
छाती की इसी हड्डी के नीचे आमाशय आ गया, ठीक है, यकृत आ गया यानी कि लीवर, और पित्ताशय तथा झिल्ली आदि रहती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं रीढ़ की अस्थि। तो रीढ़ की अस्थि को मेरुदंड भी कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को हम क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं। साधारणतः ये देखने में लंबी पतली प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बोन्स मिलके ना 33 बोन से बना होता है, परंतु बड़ा होने पर अंतिम में 4 से 5 पसली मिलकर 2 ही रह जाती हैं और इनकी संख्या क्या रह जाती है? 26। यही क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है टीजीटी में, आप जाकर के पीवाईक्यू में देख सकते हैं, ठीक है। पित्तिक अस्थि केशेरुका कहते हैं, ठीक है। पित्तिक अस्थि को क्या कहते हैं? केशेरुका कहते हैं। सभी केशेरुका एक के ऊपर एक कार्टिलेज की गद्दी की सहायता से जुड़ी होती है, कि कार्टिलेज की जो गद्दी है उसी की सहायता से ये जुड़ी रहती है। इसे केशेरुका नाल यानी कि वर्टिबल कैनाल कहते हैं। वर्टिबल कैनाल है ये। मस्तिष्क से मिलने वाली रेणु रज्जु पश्चक पाल अस्थि में बृहद रंध्र छिद्र से होती हुई इसे केशेरुनाल के अंदर सुरक्षित रहती है। केशिकाओं के बीच रेणु रज्जु निकलने से नाड़ियां बाहर की ओर शरीर के समस्त भाग में फैल जाती हैं। रीढ़ की हड्डी में कुछ झुकाव होता है, इसका कुछ भाग निकला होता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं गर्दन की केशेरुकाओं का झुकाव। तो क्या हो गया? पीछे की ओर होता है। और पीठ की केशेरुकाओं का आगे की ओर होता है। कमर की केशेरुकाओं का पीछे की ओर होता है और त्वक की कोशिकाओं का आगे की ओर होता है। देखिए, गर्दन का पीछे की ओर होता है, बैक, और कमर का बिफोर बैक, ये ठीक है। और अगर हम बात करें पीठ का, ये फ्रंट पे और ये भी हमारा फ्रंट पे, ठीक है। इस तरह से हम याद करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास अनुत्रिक कोशिकाएं, केशेरुकाएं। अनुत्रिक केशेरुकाएं, गर्दन की केशेरुका ग्रीवा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। देखिए यह है, यहाँ पहले इसको समझ लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 तक आपका केशेरुका, फिर अभिप्रस्थ, फिर कटी, फिर त्वक और फिर अनुत्रिक। तो अभी हमने ये जो अभी करा था आपके साथ कि गर्दन, पीठ, ठीक है, कमर और त्रिक, तो ये इसी की तो था। देखिए ये बैक, फिर फ्रंट, इस तरह से बना हुआ है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये आगे की ओर है, जैसे फ्रंट की साइड, नहीं, ये आगे की ओर है फ्रंट की साइड, ठीक है। उसके बाद में हमारा गर्दन का था, ये भी ये पीछे की ओर है, बैक की साइड, ठीक है। तो ये इसी तरह से था, ये नहीं, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं गर्दन की केशेरुकाएं। गर्दन की केशेरुकाएं ग्रीवा केशेरुकाएं, ये संख्या में 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे ऊपरी केशेरुका एटलस तथा नीचे वाली केशेरुका एकिसिस कहते हैं। एकिसस, ऊपर की एटलस है और नीचे की एकिसस है। इनकी दोनों केशेरुकाओं पर कपाल टिका जो है वो रहता है। इन दोनों केशेरुकाओं की बनावट अन्य जो केशेरुकाओं से भिन्न होती है। गर्दन में 7 केशेरुकाएं आकार में छोटी व हल्की होती हैं। कैसी होती है? छोटी व हल्की होती हैं। नेक्स्ट है पीठ की, तो ये 12 होती है, वो तो 7 थी। ये हमें संख्या याद रखना है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं बिल्कुल। तो ये हमारी कितनी है? 7 होती है। ये वक्ष के पीछे का भाग बनाती है। अभिप्रस्थ केशेरुकाएं, जो ये केशेरुकाएं हैं, कहते हैं ये केशेरुकाएं आकार में बड़ी होती हैं, मजबूत होती हैं, ठीक है। इनकी मजबूती के कारण मनुष्य की पीठ पर अधिक भार उठाने में समर्थ हो पाता है। जो वेट ले पाते हैं कमर पे, वो इसी की वजह से, यही बोन्स है जो हेल्प करती हैं। इन केशेरुकाओं की पसलियों में जुड़ने के लिए स्थान बने होते हैं। छाती का पिंजरा बनाने वाली दाईं और 12 जोड़े और पसलियों इन्हीं पीठ पर केशेरुकाओं से आकार बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कमर की, यानी कि कटी केशेरुकाएं, ये जो है,
कमर की, और ये कैसी की होती है, पीछे की साइड होती है। अभी हमने जब जो पढ़ा था पीछे, पीछे की साइड होती है। ठीक है, ये देखिए निकला हुआ भी है ये भाग। इन कटी कोशिका कहते हैं इन्हें। ये भी आकार में बड़ी होती है, मजबूत होती है। इन्हीं की सहायता से मनुष्य आगे की ओर बैंड हो पाता है। ठीक है, हम झुक जो पाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में अधिकांश भार इन्हीं पर होता है। ये जो पोर्शन है ये त्रिक कोशिकाएं, ये भी 5 होती हैं। ये आकार में हल्की व छोटी होती हैं, जैसे गर्दन की हल्की और छोटी होती है, ये भी हल्की और छोटी होती हैं। युवावस्था आते आते 5 आपस में मिलकर एक बन जाती हैं। ये जो जब छोटे होते हैं तो ये 5 होती हैं। ठीक है, जब बच्चा होता है तभी 5 होते हैं, फिर उसके बाद में ये इकट्ठी होकर के एक बन जाती है। इसे ही त्रिकस्थी कहते हैं। ये त्रिकोणी होती है। ये पूछा जाए कौन सी अस्थि त्रिकोणी है, अगर हमसे ये पूछा जाए रीढ़ की हड्डियों में कि भाई कौन सी हड्डी त्रिकोणी है, तो आप त्रिक कोशिकाओं पर ऑब्जेक्टिव में टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके दोनों ओर कूल्हे से मिलकर शेडी गुहा बनती है। अब यहीं से ही हमारी क्या बनेगी, शेडी गुहा बनेगी, जो ये त्रिक है। फिर हो गया अनुत्रिक, ये रीढ़ की अंतिम कोशिका है। देखिए ये जो है ना, हाँ, और ये 4 होती हैं। ये 4 होती है, छोटी होती है, हल्की होती है। ये भी छोटी होती है, हल्की होती है। देखिए गर्दन की, उसके बाद हमारी त्रिक, उसके बाद अनुत्रिक की छोटी होती है, हल्की होती है। त्रिक कोशिकाओं की भांति ये भी युवावस्था तक आते आते एक अस्थि का रूप धारण कर लेती है और अनुत्रिक अस्थि कहलाती है। ठीक है, इसे पदस्थि भी कहते हैं। वो त्रिकोणीय अस्थि है, ये पदस्थि है। केशेरुका की बनावट, रीढ़ की समस्त केशेरुका पहली 2 एटलस व एक्सिस की ओर त्रिक व अनुत्रिक कोशिकाओं को छोड़कर सभी की बनावट एक सी होती है। केशेरुका की आकृति की तुलना में एक नगदार अंगूठी से की जाती है। अगर इसकी बात करें हम, तो ये क्या हो गया, एक जो स्टोन वाली रिंग होती है उससे की जाती है। जिस प्रकार अंगूठी में नग वाला भाग उभरा हुआ मोटा होता है, वह गोल भाग पतला होता है, उसी प्रकार केशेरुका के सामने का भाग मोटा, बगल का पतला होता है। इसके बाद इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, पिंड, चक्र और उभार। तो पिंड की बात करें तो ये केशेरुकाएं भी कहते हैं, मोटा होता है, ठोस होता है। नेक्स्ट है चक्र, जो कि नाल भी कहते हैं, पिंड से लगा होता है, गोल घेरा बनाता है। प्रत्येक केशेरुका जब कार्टिलेज की गद्दी से एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है तो इसी भाग के द्वारा नालियां बनती हैं, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। उभार, प्रत्येक चक्र में 3 उभार होते हैं। चक्र के अगल बगल वाला भाग उभार के अनुप्रस्थ व पार्श्व उभार कहते हैं। तीसरा उभार मध्य होता है। तो 3 उभारों की बात की गई है, अगल बगल का, अनुप्रस्थ व पार्श्व, और तीसरा जो है वो मध्य में होता है उभार। और इसके बाद में नुकीला होता है, कटक उभार कहते हैं। इस उभार से बंधन लगे होते हैं। इस उभार से जो कनेक्ट होते हैं वो बंद होते हैं। नेक्स्ट है शरीर में रीढ़ की अस्थि में उपयोगिता। तो ये उपयोगिता बताइए कि रीढ़ हमारी जो है खोपड़ी का आधार है। रीढ़ की प्रथम 2 केशेरुका आप जो हमारी खोपड़ी टिकी रहती है, इस पर आसानी से खोपड़ी को हम इधर से, यानी कि जो मेन बात है कि जो हम अपने सर को जो है इधर लेफ्ट राइट घुमा पाते हैं। ठीक है, शरीर को मजबूती प्रदान करती है, तनकर बैठने में मदद करती है। कार्टिलेज की गद्दी होती है, इसी कारण लचक होती है, झुक सकती है। कार्टिलेज की जो बोन्स है वो तभी तो जब होती है तभी तो लचक सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों की बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है बड़ों की तुलना, क्योंकि वो कार्टिलेज की होती है। ठीक है, शरीर का सभी भार संभालती है, और जो हमारी छाती में पिंजरा बनाने में पसलियों में मदद करती है। जो हमारी पसलियां हैं उनको जो है वो सुरक्षित रखती है। कूल्हे की अस्थि के साथ मिलकर शेडी गुहा बनाती है। ठीक है, उसके बाद मजबूत होती है, इसी वजह से पीठ पर कुछ बोझ उठा सकते हैं हम। और सुषुम्ना सुरक्षित रहती है इसके अंदर जो है, वो अभी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, रीढ़ के झुकाव के कारण वक्ष पर ऊपर के अंगों की सुरक्षा होती है।